नाराज ना होना कभी ये सोच कर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई वर्षों से जलते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ रामराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। यानी कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। दोस्तों, आज का हमारा जो ये चैप्टर है, इसमें हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मौर्य साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ। उसके पश्चात हम जानेंगे कि राज्य और साम्राज्य के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम इस मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे अशोक के द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध और उसके अभिलेखों के बारे में। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे अशोक के द्वारा प्रतिपादित धम्म के सिद्धांत के बारे में। और इस चैप्टर के एंड में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चीन की दीवार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मौर्य साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ था। मौर्य साम्राज्य का कालक्रम माना जाता है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व के बीच में। और इस मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में सबसे महत्वपूर्ण जो सहयोग दिया था वो दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने। चाणक्य के दो और अन्य नाम भी मिलते हैं। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इसी चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। चाणक्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। ये एक प्रमाणिक स्रोत है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के अंदर 3 महत्वपूर्ण शासक हुए थे। पहला शासक था चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद आता है चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ये मौर्य साम्राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक हुए थे। तो अब सबसे पहले हम जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल माना जाता है 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व के बीच में। दोस्तों, हुआ यूं था कि तत्कालीन समय में सिकंदर विश्व विजय का स्वप्न देखते हुए अपनी विशालकाय सेनाओं के साथ भारत पर आक्रमण करने के लिए कूच करता है। उस समय संपूर्ण भारत महाजनपदों, छोटे छोटे राज्यों और जनपदों के अंदर विभाजित था। भारत में कोई भी एक ऐसा शक्तिशाली राजा या शासक नहीं था जो सिकंदर की सेनाओं का सामना कर सके और भारत को सिकंदर के आक्रमण से बचा सके। तो सिकंदर के द्वारा किया जाने वाला ये आक्रमण उस समय बड़ी ही चिंता का विषय बन गया था और इसकी चर्चा होने लगी तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर। दोस्तों, तक्षशिला विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था और तत्कालीन समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में संपूर्ण विश्व के अनेकों देशों से आए हुए लगभग 10,500 से ज़्यादा छात्र यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, यहाँ पर अध्ययन करने के लिए रहते थे। और तक्षशिला के अंदर 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। जिस तरह से वर्तमान समय में हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज फेमस है, उसी तरह से तत्कालीन समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में फेमस था। तो अब हुआ यूं था कि वहां पर बहुत से शिक्षक वगैरह सिकंदर के इस आक्रमण से बचने के प्रयासों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उन्हीं में से एक अत्यंत कुशाग्र और तेज बुद्धि के विद्वान थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य सभी को एक सुझाव देते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से बचने का, सिकंदर का सामना करने का एक ही तरीका है। तो सबने पूछा कि क्या ऐसा तरीका है।
तो चाणक्य ने सुझाव दिया था कि अखंड भारत का निर्माण करके सिकंदर के आक्रमण का सामना किया जा सकता है। जब चाणक्य ने अखंड भारत के निर्माण की बात कही तो अन्य विद्वानों ने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि जो भारत अनेकों महाजनपदों, जनपदों और छोटे छोटे राज्यों के अंदर विभक्त है, उसको कैसे इकट्ठा किया जा सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये कार्य करेगा? अखंड भारत का निर्माण करना असंभव है, ये मात्र कोरी कल्पना है। लेकिन चाणक्य फिर भी अपने इस अखंड भारत के निर्माण की योजना को लेकर मगध के शासक धनानंद से मुलाकात करने के लिए जाता है। उस समय मगध पर नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। तो चाणक्य को शायद ये उचित लगा कि सभी महाजनपदों में यही एक ऐसा शक्तिशाली महाजनपद है और इसी का शासक अखंड भारत का निर्माण करके सिकंदर की सेनाओं का सामना कर सकता है। तो इस तरह से फिर चाणक्य की धनानंद से मुलाकात हुई थी। मैंने आपको बताया था धनानंद कौन था? नंद वंश का शासक था। नंद वंश की नींव डाली थी धनानंद के पिता महापद्म नंद ने। तो दोस्तों, फिर चाणक्य की धनानंद से मुलाकात होती है। चाणक्य धनानंद को अपने अखंड भारत की योजना के बारे में बताता है और अखंड भारत का नक्शा दिखाता है। लेकिन धनानंद एक अत्यंत विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला और एक कायर किस्म का शासक था। धनानंद को चाणक्य की ये योजना पसंद नहीं आती है और वो चाणक्य को अपमानित करके वापस भेज देता है। उसी समय चाणक्य ये संकल्प कर लेता है कि अब तो वे अखंड भारत का निर्माण करके ही रहेंगे और धनानंद का भी विनाश करेंगे। इस तरह से चाणक्य वापस तक्षशिला की ओर प्रस्थान करने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब चाणक्य तक्षशिला की ओर वापस प्रस्थान करते हैं तो जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त उन्हें एक ऐसा बालक शिकार करते हुए दिखाई देता है जिसकी शिकार कला को देखते हुए चाणक्य अत्यंत प्रभावित होते हैं और वहीं वे निर्णय ले लेते हैं कि वे इस बालक को आने वाले समय में संपूर्ण भारत का सम्राट बनाएंगे और अपने अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करेंगे। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और इस चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य के संरक्षण में शिक्षा दी जाती है, युद्ध कला सिखाई जाती है, युद्ध कला में निपुण बनाया जाता है, कूटनीति के नियम सिखाए जाते हैं। और जब चंद्रगुप्त इन सभी कलाओं में निपुण हो जाता है तब चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर 322 ईसा पूर्व में आक्रमण करता है और नंद वंश के शासक धनानंद का वध करते हुए पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लेता है और मौर्य वंश की नींव डालता है और मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनाता है पाटलिपुत्र को। अब एक चीज और जान लीजिए कि इसको मौर्य साम्राज्य के नाम से क्यों जाना जाता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मुर्रा और चंद्रगुप्त मौर्य की माता मोर पालन का कार्य करती थी। इसीलिए जब चंद्रगुप्त राजा बन जाता है तो वो अपना प्रतीक चिन्ह भी मयूर को बनाता है, इसलिए इसको मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। आ गई यहाँ तक की बात समझ। अब हम आगे की जानकारी लेते हैं। तो पहले इस बिंदु को हम अभी स्किप करते हैं और इससे आगे वाली जो बात है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताई गई है, उसको हम जानते हैं। तो बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज रहता था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों, भारत का इतिहास लिखने वाला पहला विदेशी जो व्यक्ति था वो ये मेगस्थनीज था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। इस इंडिका नामक पुस्तक के माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इससे पहले एक और बुक आई थी अर्थशास्त्र नाम से, जो चाणक्य ने लिखी थी। तो इस तरह से अर्थशास्त्र और इंडिका ये दोनों पुस्तकें मौर्य साम्राज्य को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कैसे आया। तो उसके पीछे एक घटना है,
हुआ यूं था कि 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई थी और सेल्यूकस निकेटर की पराजय होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक युद्ध संधि हुई थी, जिसके तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया और दहेज के रूप में 4 प्रांत भी दिए थे। और उसी समय अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिस मेगस्थनीज ने इस इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो समझ गए, उस युद्ध संधि का यह परिणाम निकला कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अब ये बात आपके हो गई क्लियर। अब हम जानते हैं आगे की बातें। तो दोस्तों, आपको पता है अभी हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य। तो अब हम समझ लेते हैं कि राज्य और साम्राज्य के बीच में क्या अंतर होता है। देखिए दोस्तों, राज्य साम्राज्य की तुलना में छोटे होते हैं और राज्य का शासन चलाया जाता है राजा के द्वारा, लेकिन साम्राज्य राज्य की तुलना में कई गुना बड़ा होता है और साम्राज्य का शासन चलाया जाता है सम्राट के द्वारा। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो एक सम्राट था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसने छोटे छोटे राज्यों को मिला करके अपना एक विशाल साम्राज्य बनाया था और उस पर अकेले चंद्रगुप्त मौर्य का आधिपत्य था। तो साम्राज्य और राज्य के बीच का अंतर आप समझ गए। साथ ही साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए सम्राटों के पास बहुत ज़्यादा सेना की भी आवश्यकता होती है और साथ ही अन्य संसाधनों की आवश्यकता भी होती है, जिनकी पूर्ति करने के लिए सम्राट अत्यधिक मात्रा में कर इकट्ठा करते हैं। अभी दोस्तों मैंने आपसे डिस्कस किया है कर के बारे में, लेकिन कर के अलावा इस चैप्टर में एक और नया शब्द आया है, वो है नजराना। तो ये नजराना क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। यानी कि कर व नजराने में डिफरेंस ये है कि कर तो नियमित रूप से लेते थे, यानी कि मान लो कोई राजा है, हर 6 महीने में कर इकट्ठा करता है, तो हर व्यक्ति को हर 6 महीने में कर देना ही पड़ेगा। लेकिन नजराना अनियमित रूप से लिया जाता था, यानी कि कभी भी इकट्ठा किया जा सकता था और इस नजराने को विविध पदार्थों के रूप में लिया जाता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि यह नजराना स्वेच्छा से दिया जाता था। ठीक है, तो ये कर और नजराने में एक छोटा सा डिफरेंस है। कर नियमित रूप से लिया जाता था और ये नजराना अनियमित रूप से लिया जाता था, लेकिन ये था एक तरह से कर की तरह ही था नजराना भी। अब दोस्तों 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बनता है उसका पुत्र बिंदुसार। इस चैप्टर में बिंदुसार के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मैं बिंदुसार के बारे में जानकारी देता हूँ ताकि आप चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट कर पाओ, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए बिंदुसार के बारे में पहली चीज़ तो ये कि बिंदुसार का कालक्रम 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। दोस्तों, इस बिंदुसार के संबंध में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। दोस्तों, बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा और जब बिंदुसार अपनी माता के गर्भ में था तभी से चाणक्य ने दुर्धरा को थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देना शुरू कर दिया था ताकि वो जहर पोषण के रूप में बिंदुसार के शरीर में प्रवेश कर सके। ये जहर देने के पीछे कारण क्या था कि चाणक्य अत्यंत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। चाणक्य का ये मानना था कि आने वाले समय में जो मौर्य साम्राज्य का शासक बनेगा उसको कहीं दुश्मन कभी जहर वगैरह दे के ना मार दे। तो इतनी दूरदृष्टि वाली सोच की वजह से चाणक्य ने क्या किया, जब बिंदुसार गर्भ में था तभी से थोड़ा थोड़ा जहर देना शुरू कर दिया। तो चाणक्य का ऐसा मानना था कि कहीं बिंदुसार को कभी कोई दुश्मन जहर दे भी दे तो उसका फिर असर ना हो बिंदुसार के शरीर पर। तो इस वजह से ये जहर देना शुरू कर दिया और जब बिंदुसार का जन्म हुआ था तो बिंदुसार के शरीर पर जहर के काले काले
बिंदु ही बिंदु बने हुए थे, तो इसी वजह से फिर उसका नाम रख दिया गया बिंदुसार। तो ये एक कहानी है बिंदुसार नाम रखने के संबंध में। इस बिंदुसार के संबंध में इतिहासकारों का कहना है कि इस बिंदुसार के 100 पुत्र थे, जिनके बीच 4 वर्ष तक लगातार उत्तराधिकार संघर्ष चला था कि बिंदुसार के पश्चात कौन शासक बनेगा, जिसमें बिंदुसार का पुत्र अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करते हुए अगला शासक बनता है। अपने 99 भाइयों की हत्या करने वाले इस अशोक को इतिहास में महान शासक अशोक की उपमा भी दी गई। महान शासक अशोक क्यों कहा गया, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब आगे का आपका जो ये पूरा चैप्टर है वो मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के बारे में है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अशोक के शासनकाल की। तो अशोक का शासनकाल माना जाता है 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व के बीच में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बिंदुसार का शासनकाल 273 ईसा पूर्व में समाप्त हो जाता है तो बीच के 4 वर्ष कहाँ गए। तो इन 4 वर्षों के अंदर बिंदुसार के 100 पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। तो उस उत्तराधिकार युद्ध के समय ये 4 वर्ष चले गए थे, और उसके पश्चात जब उसके 99 भाइयों की हत्या कर देता है अशोक, और उसका फिर विधिवत राज्याभिषेक करवाया जाता है 269 ईसा पूर्व में, और वो मौर्य साम्राज्य का अगला शासक बनता है, मौर्य साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनता है। तो पहले अभी हम इसको स्किप करते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अंदर कलिंग के युद्ध के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उसमें कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, वे 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। इस कलिंग के युद्ध में इतना भयंकर रक्तपात हुआ था कि उस रक्तपात को देख करके अशोक का हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था, और अशोक ने भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने की शपथ ले ली थी, युद्ध ना करने की सौगंध ले ली थी। तो यह प्रभाव पड़ा था कलिंग युद्ध का। इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। उसके पीछे 2 कारण माने जाते हैं। पहला कारण तो ये है कि कलिंग हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, और दूसरा कारण ये था कि व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से कलिंग एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इन 2 वजहों ने अशोक को कलिंग पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वहां पर भयंकर रक्तपात होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, और उसने भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने की ठान ली थी। और उसके पश्चात अशोक ने अपना धम्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब वो धम्म का सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो अब पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि ये धम्म क्या है। दोस्तों, धम्म शब्द संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है, यानी कि इस धर्म शब्द को ही प्राकृत भाषा के अंदर धम्म कहा जाता है। और अशोक का धम्म का सिद्धांत क्या था, उस धम्म के सिद्धांत के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। अशोक के धम्म को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों व नियमों की संहिता प्रस्तुत की थी उसे अभिलेखों के अंदर धम्म कहा गया है। अशोक के धम्म में सहिष्णुता की, अहिंसा की, आडंबरहीनता की, लोक कल्याण की, श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता की, इन सब चीजों के बारे में अशोक के धम्म में बताया गया है। अशोक ने शिक्षा दी है कि मनुष्य को एक दूसरे के धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही उसने कहा है कि पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो इस तरह की नैतिक बातों को बताया गया है अशोक के धम्म के सिद्धांत के बारे में। और ये धम्म का सिद्धांत प्रतिपादित करने के पीछे अशोक का उद्देश्य ये था ताकि उनकी जो प्रजा है उस प्रजा का नैतिक कल्याण हो सके। इसी सोच के साथ अशोक ने धम्म का सिद्धांत दिया था। और आगे बताया जा रहा है कि अशोक द्वारा धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी धम्म महामात कहलाते हैं। ये एक अधिकारी था जो धम्म की शिक्षा
देने के लिए अशोक के द्वारा नियुक्त किया गया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अशोक के द्वारा धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है। आंसर होगा धम्म महामात। तो अशोक के धम्म के बारे में हमने जान लिया। तो अब हम ये जान लेते हैं कि अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांत की शिक्षा किस तरह से दी। तो उसके अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा किया अशोक के अभिलेखों ने। तो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये अभिलेख क्या होते हैं। तो बताया जा रहा है कि मौर्य शासक अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। ये प्राकृत स्थानीय लोगों की भाषा थी। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये अभिलेख क्या थे। अगर अभिलेखों को हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन से लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। किसी महत्व या प्रयोजन यानी क्या होता है, उद्देश्य, यानी कि किसी उद्देश्य को लेकर लिखे गए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। अब उद्देश्य, अशोक का उद्देश्य क्या था? प्रजा का लोक कल्याण करना, प्रजा के अंदर अपने धम्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इसके लिए अशोक ने क्या किया? अभिलेखों का सहारा लिया। इन अभिलेखों को किसी पत्थर पर, किसी धातु पर या किसी कठोर स्थायी सतह पर लिखा जाता था। अशोक के इन अभिलेखों को मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है शिलालेख, नंबर 2 पर है स्तंभ लेख और नंबर 3 पर है गुहा लेख। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये शिलालेख क्या होते हैं। देखिए, इस शिलालेख को 2 भागों में बांटें तो शिला प्लस लेख, ये 2 अलग अलग शब्द बनेंगे। तो शिला का अर्थ होता है पत्थर या चट्टान और लेख का मतलब होता है लिखा हुआ, यानी कि किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखित रचना को शिलालेख कहते हैं। ये तो शब्द को पढ़कर ही हमें समझ में आ जाता है। अब हम समझते हैं कि इन शिलालेखों का क्या महत्व है। तो पहली चीज़ तो ये है कि शिलालेखों से इतिहास के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को पता चलता है। किसी राजा के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, उसके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में, उसकी वंशावलियों के बारे में, इस तरह की हमें जानकारी प्राप्त होती है इन शिलालेखों से, जिससे हम इतिहास को जान सकते हैं और ये एक प्रामाणिक स्रोत है इतिहास को जानने का। दूसरी बात यह भी है कि लंबे समय तक लिखित रचना को सुरक्षित रखने में शिलालेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो पत्थर पर खोद खोद करके लिखे जाते हैं। तो एक बार किसी पत्थर पर कोई चीज़ खोद दी जाती है तो वो हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकती है। तो ये भी एक इसका महत्व है। अब हम ये जान लेते हैं कि अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपके इस चैप्टर में कुछ एक स्थानों का नाम आया है। मौर्य शासक अशोक के शिलालेख निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला है कंधार, सारनाथ, सांची, गिरनार, लुम्बिनी, ब्रह्मगिरी। इस तरह के स्थानों से हमें अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मैं अभी आपको एक मैप भी दिखा देता हूँ। अब दूसरे प्रकार के जो अशोक के अभिलेख आते हैं उनको कहा जाता है स्तंभ लेख। स्तंभ यानी क्या होता है? खंबा, यानी कि किसी स्तंभ के ऊपर जो लेख लिखे हुए होते हैं उनको कहा जाता है स्तंभ लेख। आपने अशोक स्तंभ का तो नाम सुना ही होगा। जो हमारी भारतीय मुद्रा है रुपया, उसके ऊपर अशोक स्तंभ का चिन्ह बना होता है। तो वो इसी महान सम्राट अशोक का ये स्तंभ लेख है जिसको अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। मैं आपको इसका चित्र दिखा देता हूँ। ये है अशोक स्तंभ जिस पर ये 4 शेर बने हुए हैं और भारतीय मुद्रा पर, भारतीय रुपयों पर, कागज के नोटों पर, सब पर अशोक स्तंभ बना होता है। तो ये अशोक स्तंभ का निर्माण महान शासक अशोक ने करवाया था। अब तीसरा मैंने आपको बताया था गुहा लेख। गुहा यानी क्या होता है? गुहा यानी होता है गुफा, यानी कि गुफाओं के अंदर दीवारों पर जो लेख लिखे गए थे उनको कहा जाता है गुहा लेख। इस तरह से अशोक के अभिलेखों को शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, इन 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ये बस मैंने आपको संक्षेप में सारी चीज़ें बताई है ताकि जब आप फ्यूचर में हम वापस मौर्य साम्राज्य को और डीप के अंदर पढ़ेंगे तो ये थोड़ी बहुत अगर आपको जानकारी होगी तो आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। क्योंकि आपके इस चैप्टर में इन चीज़ों को ज़्यादा डीपली नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ अतिरिक्त चीज़ें बतानी पड़ती है। अगर मैं ये नहीं बताऊँगा तो आप चीज़ों को सही ढंग से को रिलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपको ये अतिरिक्त जानकारी देता रहता हूँ।
उसके पश्चात अगला पॉइंट अशोक के धम्म के सिद्धांत के बारे में ही आ रहा है कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे, ताकि भारत से बाहर भी अन्य देशों में अशोक के धम्म का सिद्धांत फैल सके, अन्य लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। इसलिए उसने अपने बहुत से राजदूत भेजे थे। श्रीलंका के अंदर तो उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। तो इस तरह से ये बात आई है अशोक के धम्म के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों, इस प्रकार से 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व के बीच में अशोक का शासनकाल था। अशोक विश्व का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कार्य किए और अपने धम्म के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने के लिए उसने अनेकों अभिलेखों का निर्माण करवाया और विदेशों में भी अपने दूत भेजे थे। अशोक के इन कार्यों की वजह से अशोक को इतिहास के अंदर अशोक महान के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें अशोक के बाद के शासकों की, तो वो इतने प्रभावशाली शासक नहीं थे। अशोक के बाद में जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति इस तरह के बहुत से शासक बने थे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी 185 ईसा पूर्व में उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी और शुंग वंश की नींव डाली थी। यहाँ पर फिर मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। मैंने बृहद्रथ से पहले कुछ शासकों के नाम बताए थे, उनको याद रखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो मैंने बस आपको इसलिए बताया ताकि आप कड़ी से कड़ी जोड़कर चीज़ों को समझ सकें। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था, जिसकी 185 ईसा पूर्व में उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और नींव डाली शुंग वंश की। तो इस तरह से ये आपका मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब इस चैप्टर का एक अंतिम टॉपिक बचा है जो मौर्य साम्राज्य से हटकर है, लेकिन इसी चैप्टर का भाग है, तो उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा चीन की दीवार। चीन की दीवार के बारे में एक रुचिकर तथ्य ये है कि मानव निर्मित एकमात्र ढांचा जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है वो है ये चीन की दीवार। इस चीन की दीवार की लंबाई है लगभग 6400 किलोमीटर यानी कि 6400 किलोमीटर और ये चीन की दीवार पत्थरों व ईंटों से निर्मित की गई है और ऐसा माना जाता है कि चीन की दीवार को बनाने में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने श्रम किया था, तब जाकर के ये विशालकाय चीन की दीवार बनी थी। तो ये कुछ चीज़ें आई है आपके इस चीन के दीवार के बारे में। तो दोस्तों, इस प्रकार से था आज का हमारा ये 8वां चैप्टर, जिसके अंदर हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा की है और मौर्यों के ही सबसे महान शासक अशोक के बारे में हमने विशेष रूप से इसमें जानकारी ली है। मैंने कोशिश की है कि इस पूरे चैप्टर को मैं आपको क्रमबद्ध ढंग से समझा पाऊँ। जो चीज़ें इस चैप्टर में आई है वो तो मैंने आपको बताई है, लेकिन इसके अलावा जो अतिरिक्त टॉपिक होते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट किए बिना समझ में नहीं आ सकते, उनको भी मैंने आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप नोट्स लिखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो इस बुक के सभी चैप्टर्स के प्रॉपर ढंग से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स की PDF भी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू ले सकते हैं और PDF फॉर्मेट में नोट्स पढ़कर नियमित रूप से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। मैं लगता हूँ अगले वीडियो की तैयारी में, तब तक के लिए धन्यवाद।